हेलो गाइस, तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपकी भी सपना है कि 450 प्लस लाने हैं तो आपको प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलने होंगे। देखिए, मैं आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस पॉइंट थ्योरी क्वेश्चन प्रतिदिन कराने वाला हूं। आपके साथ 2 मंथ आपके साथ मैं रहने वाला हूं, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और हिंदी के ऑब्जेक्टिव और थ्योरी कराने वाला हूं। और मैं बता दूं कि ये ऐसे ऑब्जेक्टिव और थ्योरी क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेंगे। अगर आपकी भी सपना है कि 450 प्लस लाना है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं प्रतिदिन वीडियो को वॉच करते हुए चलिए, आप निश्चित 450 प्लस लाएंगे। मैं बता दूं कि यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे सब के सब यहीं से रहेंगे। इसलिए आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन वीडियो को वॉच करते हुए चलिए। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अमीबा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। सबसे पहले मैं प्रजनन की परिभाषा बता दूं कि प्रजनन क्या होता है। देखिए, जब प्रजनन वह विधि है जिसमें जीव अपने ही समान नए जीव की उत्पत्ति करता है उसे हम लोग प्रजनन कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि जब कोई जीव अपने ही समान नए जीवों की उत्पत्ति करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। और ये पूछ रहे क्या चीज कि अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है कि द्विविखंडन द्वारा होता है कि बहुविखंडन द्वारा होता है कि सभी द्वारा होता है। तो मैं बता दूं कि अमीबा में प्रजनन जो होता है वो द्विविखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, द्विविखंडन के द्वारा होता है। लेकिन एक बात और याद रखेंगे कि मैंने आप लोग को बताया कि अमीबा में प्रजनन द्विविखंडन द्वारा होता है, तो अमीबा के साथ साथ एक और उदाहरण याद रखना है जिसका नाम है पैरामीशियम। ये भी आप लोग को याद रखना है, पैरामीशियम भी आपको हर हाल में याद रखना है। इन दोनों में प्रजनन जो होता है ना, ये किसके द्वारा होता है, पैरामीशियम। देखिए, पैरामीशियम हो या अमीबा हो, इन दोनों में प्रजनन किसके द्वारा होता है, द्विविखंडन द्वारा होता है। इस बात को याद रख लेना है। अमीबा भी याद रखना है और पैरामीशियम। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि द्विविखंडन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो अमीबा में भी होता है और इसके साथ साथ क्या होता है, पैरामीशियम में भी होता है। देखिए, जितना एक्स्ट्रा भी मैं बताऊं ना तो उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि ईस्ट और हाइड्रा में किस विधि द्वारा प्रजनन होता है। चाहे ईस्ट हो या हाइड्रा हो, उसमें प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है कि द्विविखंडन के द्वारा होता है कि बहुविखंडन के द्वारा होता है कि सभी के द्वारा होता है। तो मैं बता दूं कि देखिए, ईस्ट और हाइड्रा में प्रजनन जो होता है ना वो मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा। मैं मुकुलन की परिभाषा आप लोग को मैं बता देता हूं, कहीं हो सकता है एग्जाम में 2 नंबर में आ जाए। तो सुनिए, यह अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार बन जाता है और यह उभार धीरे धीरे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसे कलिका कहते हैं। और कलिका बनने की प्रक्रिया ही मुकुलन कहलाता है। याद रखेंगे। देखिए, जितना मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं उसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे ना तो बहुत बेहतरीन करेंगे। एग्जाम का एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने वाले हैं। तो आपको याद हो गया कि ईस्ट और हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होगा, मुकुलन के द्वारा। और ये इसका तो अभी मैं बताया था, किसका किसका, अमीबा होगा और पैरामीशियम। अभी मैं बताया था कि अमीबा और पैरामीशियम में प्रजनन द्विविखंडन द्वारा होता है और ईस्ट और हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा। और इसका भी याद रखना है, प्लाज्मोडियम। बहुविखंडन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। ये भी आप लोग को याद यहीं पे कर लेना है। देखिए, ये तीनों क्वेश्चन आपको हर हाल में याद हो जाना चाहिए कि मुकुलन में प्रजनन ईस्ट और हाइड्रा में होता है और द्विविखंडन द्वारा किस में होता है, अमीबा और पैरामीशियम में होता है। और बहुविखंडन द्वारा प्रजनन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को 100% ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, जलकुंभी को, गुलाबस्को को, मटर को, नीला कुरेंजी को। तो मैं बता दूं कि बंगाल के आतंक के नाम से जिसे जानते हैं वो जलकुंभी को जानते हैं। देखिए, जलकुंभी को ही हम लोग क्यों जानते हैं, देखिए बंगाल में सबसे ज़्यादा जलकुंभी मिलता है। और ये जलकुंभी करते क्या हैं, जितने भी ठहरा हुआ जल रहता है ना, जो बहता नहीं है, उसके ऊपर ऐसे छाव लेते हैं और जितने जल में ऑक्सीजन रहेगा उसको क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो जल जमका हुआ जल रहता है
उसके ऊपर जलकुंभी आ जाता है और जल में जितने भी ऑक्सीजन रहता है उसको खींच लेता है, जिसके कारण जलीय जीव जितने रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए बंगाल के आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं, तो आप लोग को बताना होगा कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी जल ठहरा रहता है उसमें ये जलकुंभी क्या कर लेता है, ऊपर से छाप लेता है और जितने भी ऑक्सीजन जल में रहेगा उसको खींच लेता है और खींचने के पश्चात जितने भी जलीय जीव होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए बंगाल के आतंक के नाम से किसको जाना जाता है, जलकुंभी को जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कुलोन शब्द का संबंध किससे है, लैंगिक जनन से, अलैंगिक जनन से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि देखिए शब्द क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कुलोन शब्द का संबंध किससे है। तो मैं बता दूं कि कुलोन शब्द क्या होता है, इसके बारे में पहले बता दूं। देखिए कुलोन वैसा शब्द होता है जिसमें अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जीव अपने माता पिता के बिल्कुल समान रहता है, आनुवंशिक रूप से और आकारिकी रूप से। परिभाषा सुनिए, कुलोन अलैंगिक जनन की विधि में उत्पन्न जीव अपने माता पिता के बिल्कुल आकारिकी रूप से तथा आनुवंशिक रूप से समान रहते हैं, जिसे हम कुलोन कहते हैं। तो देखिए इस समान बिल्कुल किस में उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होता है लैंगिक जनन में, जिसमें जीव जो उत्पन्न होगा ना उस सेम कॉपी अपने माता पिता के क्या होगा, समान होगा। और माता पिता का असमान किस में उत्पन्न होता है, तो लैंगिक जनन में। तो देखिए जो समान उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्लोन कहते हैं। और ये क्लोन शब्द का संबंध किससे है, लैंगिक जनन से है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, कछुआ का जीवन काल कितना होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जीवन काल क्या होता है। देखिए जब कोई जीव जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद प्राकृतिक मृत्यु तक, जब तक वो मर न जाए, उसके बीच का जो समय होता है ना, वही कहलाता है क्या चीज, जीवन काल। याद रखेंगे, जब कोई जन्म लेता है, जब कोई जीव जन्म लेता है और प्राकृतिक मृत्यु तक, कब तक जी, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जीवन काल। तो क्या पूछ रहा है कि कछुआ का जीवन काल कितना होता है, 100 से 150 साल। 100 से 150 साल, ये दोनों ऑप्शन सही है। देखिए दो गो ऑप्शन दे दिया गया है, इसीलिए आप लोगों को एक ही याद रखना है। दोनों ऑप्शन तो सेम ही है ना, तो आपको याद रखना है कछुआ का जीवन साल होता है 100 से 150 वर्ष। और देखिए ये एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए प्लीज़ आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या है, तोता का जीवन काल कितना होता है। तोता का दे रखा है क्या चीज़, 100 से 200 वर्ष, 200 वर्ष, 140 वर्ष, सभी। तो मैं बता दूं कि तोता का जीवन काल कितना होता है, 140 वर्ष होता है। इस बात को याद रखेंगे कि तोता का जीवन काल कितना होता है, 140 वर्ष। और मैं बता दूं कि जो 200 वर्ष दिया गया है ये बरगद का होता है और आम का भी होता है। आम का जो पौधा होता है वो भी जीता है कितना, 200 साल। और इसके साथ साथ याद रखना है बरगद भी कितने साल जीता है, 200 वर्ष जीता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। और 100 से 200 वर्ष में कोई नहीं आता है। कछुआ का मैं बताया कि 100 से 150 वर्ष जीता है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कौवा का जीवन काल कितना होता है, 140 वर्ष, 15 वर्ष, 150 वर्ष और सभी। तो बताइए आप लोग, कौवा का जरूर बताइए, कौवा का जीवन काल कितना होता है। तो मैं बता दूं कि कौवा का जीवन काल कितना होता है, 15 वर्ष होता है, इस बात को याद रखेंगे। और ये मैंने किसका बताया था, तोता का बताया था। 140 वर्ष किसका होता है, तोता का। और 100 से 150 से किसका बताया था, कछुआ का। ये भी आपको याद करना है। जितने भी मैं एक्स्ट्रा बताऊं उसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला देखिए क्या है, हाइड्रा का संबंध किस पे है। हाइड्रा का संबंध किससे है, कलिका से है, पेनिसिलिन से है, जेम्यूल से है और सभी से है। तो देखिए हाइड्रा मैंने अभी बताया था कि मुकुलन क्या था, मैं अभी आप लोगों को बताया था कि मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधि थी जिसमें जीव के शरीर पे एक छोटा सा उभार बन जाता है और वह धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बताया था ना। तो उसी कलिका से संबंध हाइड्रा का होता है। कलिका का संबंध किससे होता है, हाइड्रा सा। और इस कोनिडिया का संबंध होता है पेनिसिलिन से, ये भी याद रखिएगा। किसका, कोनिडिया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कोनिडिया का संबंध किससे है।
तो कोनिडिया का संबंध पेनिसिलिन से है और स्पंज का संबंध किससे है? जेम्यूल से है। देखिए एक्स्ट्रा जो भी बताया जा रहा है, जो भी एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो जेम्यूल का संबंध किससे है? स्पंज से है। और पेनिसिलिन का संबंध किससे है? कोनिडिया से है। और कलिका का संबंध किससे है? तो हाइड्रा से है। ये जितना भी एक्स्ट्रा भी मैं बता रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अगर आप एग्ज़ाम में बेहतर करना चाहते हैं तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा लो आप लोग। देखिए कोनिडिया का संबंध किससे है? कलिका से, पेनिसिलिन से, जेम्यूल से, सभी से। तो मैं बता दूं कि कोनिडिया का संबंध जो है वो किससे है? पेनिसिलिन से है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी मैंने बताया था। इसका संबंध किससे है? जेम्यूल से है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या है? एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है? पपीता है, कुकुरबीटा है। अगला देखिए दूसरा ऑप्शन नारियल है, सभी है। तो मैं बता दूं कि देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है? तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन होता है? पपीता होता है। क्या होता है? पपीता। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? पपीता होने वाला है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत, कि द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? स्पंज है, टेपवर्म है, जोंक है, सभी है। तो मैं बता दूं कि द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण सभी के सभी है। टेपवर्म भी है, जोंक भी है, स्पंज भी है। इस बात को याद रखना है। अगला देखिए क्या है? ये भी क्वेश्चन जो कि इसी साल आया हुआ था, 2024 में पूछा गया था कि शैवाल और ब्राइटोफाइट और टेरिडोफाइट में किसके माध्यम से युग्मक का परिवहन होता है? तो मैं बता दूं कि शैवाल होते हैं या ब्रायोफाइट्स होते हैं या टेरिडोफाइट्स होते हैं, ये इनका प्रजनन जल के द्वारा होता है। जल के द्वारा ही क्या करता है? युग्मक परिवहन होता है, जिसमें एक जगह से दूसरे जगह जल के द्वारा क्या होता है? युग्मक का परिवहन होता है। अगला देखिए क्या है? निम्न में से किस जीव में अनिषेक जनन होता है? माने बिना निषेचन के ही जनन संपन्न हो जाता है। रोटीफर्स में, मधुमक्खिया में, छिपकली में, सभी में। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब सभी होने वाला है। रोटीफर्स में भी, मधुमक्खी में भी और छिपकली में भी बिना निषेचन का ही प्रजनन हो जाता है। इसलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? सभी होने वाला है। ये अनिषेक जनन भी याद रखिएगा कि वैसा जनन जो बिना निषेचन के, बिना किसी संपर्क के ही जनन संभव हो पाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है? अंडाशय किस रूप में विकसित होता है? बीज के रूप में, फल के रूप में, भीति के रूप में, सभी। तो मैं बता दूं कि अंडाशय जो होता है वो फल के रूप में विकसित होता है। किस रूप में? फल के रूप में। और ये आपको हर हाल में याद रखना ही है कि अंडाशय किस रूप में विकसित होता है? तो ये फल के रूप में विकसित होता है। अगला देखिए क्या है? युग्मनज से निम्न में से क्या बनता है? फल बनता है, बीज बनता है, फल बनता है, भीति बनता है, और चौथा देखिए क्या दे रखा है? भ्रूण बनता है। तो मैं बता दूं कि युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण। जब युग्मक आपस में मिलते हैं, क्या मिलते हैं? युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। और युग्मनज से क्या बन जाता है? तो युग्मनज से भ्रूण बनता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्या है? अगुणित नहीं होगा, अगुणित यहाँ पे होगा, लिख लीजिएगा आप लोग कि निम्न में से कौन सा अगुणित होता है? तो मैं बता दूं कि युग्मक भी अगुणित होता है, जिसको अंडाणु बोलिए या शुक्राणु बोलिए, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। कितनी होती है? 23 में। ये मानव की बात कर रहे हैं कि मानव की युग्मक में अगर अंडाणु हो या शुक्राणु हो, उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। इस बात को याद रखेंगे। तो अगुणित में सभी आ जाएंगे, तीनों के तीनों। युग्मनज भी आ जाएंगे, युग्मक भी आ जाएगा, अंडाणु भी, शुक्राणु भी। अब वहीं यहाँ पे दे दिया होता, युग्मक न दे के युग्मनज दे दिया होता। क्या दे दिया होता? युग्मनज। तो आपको याद रखना है कि युग्मनज कैसा होता है? द्विगुणित होता है। कैसा होता है? द्विगुणित होता है। इस बात को भी याद रख लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विगुणित पूछ ही रहा है, तो युग्मक तो अगुणित होते हैं, अंडाणु भी अगुणित, शुक्राणु भी अगुणित, तो कौन होगा? युग्मनज द्विगुणित होगा। और युग्मनज में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? मनुष्य की बातें करें तो 46। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्याज में प्रजनन होता है, प्रवर्धन होता है पतियों द्वारा, प्रकंद द्वारा, बीज द्वारा, वाल्य द्वारा। मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर होने वाला क्या? वाल्य द्वारा।
प्याज में प्रवर्धन किसके द्वारा हल होता है? वाले द्वारा, जिसको हम लोग सलकंद भी बोलते हैं। हिंदी भी याद रखिएगा, किसको क्या हम लोग बोलते हैं? सलकंद भी बोलते हैं। तो सलकंद द्वारा प्रवर्धन किस में होता है? प्याज में होता है। और इसके साथ साथ एक और याद रखिएगा जिसका नाम है लहसुन। क्या नाम है? लहसुन। ये भी आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। अगला देखिए क्या है, प्रकंद द्वारा कह रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे कंद में की पत्तियों द्वारा ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कंद किसका रूपांतरण है? कली का, तना का, जड़ का और सभी का। तो मैं बता दूं कि जो ये कंद होता है ये तना का रूपांतरण होता है। किसका होता है? तना का रूपांतरण होता है। और कंद में प्रजनन, कंद द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ये भी रखना है, जिसमें आलू में होता है। किस में होता है? आलू में होता है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन बताया गया और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया, ये सब के सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। और चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।